कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन सम फिजिकल प्रोसेसेस। कि जैसे अभी तक हम क्या पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक में जो हमारा टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है उसके अंदर हम हीट रिलीज होना, हीट एब्जॉर्ब होना, इन चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। कल तक हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शनों में किस तरीके से हीट जनरेट होती है, किस तरीके से हीट एब्जॉर्ब होती है और जनरेट होने वाली एब्जॉर्ब होने वाली हीट को हम क्या बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन सम फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक क्या है? एंथैल्पी चेंजेस इन सम फिजिकल प्रोसेसेस। क्या है देखो, इसमें ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको एक बात है कि हमारे पास मान लो वाटर है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में वाटर क्या होता है? आइस होता है। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी, कुछ एंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन और इसी तरीके से अगर कोई मेरे पास वाटर है लिक्विड स्टेट में और मैंने इसको क्या कर दिया, वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, वेपर इसका कर दिया, तब भी मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी। तो इनमें जो एंथैल्पी चेंज होती है, हीट देते हैं, जो भी एंथैल्पी चेंज होती है, एक बात तो तय है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जितनी भी होगी वैल्यू क्या होगी उसकी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें हीट देनी पड़ रही है। हीट रिलीज नहीं होगी, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तभी फेज चेंज करेंगे। तो क्योंकि हमें हीट देनी पड़ती है इसलिए चेंजेस इन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड से वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट करना होता है तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान से आप बात समझेंगे तो आप फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ेंगे। फिजिक्स में इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बेसिक सी बात होती है। लेटेंट हीट में और एंथैल्पी में छोटा सा अंतर होता है कि लेटेंट हीट आती है 1 ग्राम के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बेसिकली आपको बताता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये ऐसी हीट होती है जो हमें चाहिए होती है 1 ग्राम सॉलिड को, किसी 1 ग्राम कोई सॉलिड फेज है, किसी भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, उसकी सॉलिड फेज है, तो 1 ग्राम सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी हीट की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, क्या बोलोगे इसको? रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट 1 ग्राम सॉलिड फेज इनटू लिक्विड फेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात ध्यान रखें कि जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। आपके पास अगर कोई सॉलिड स्टेट का बर्फ है, उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो -5 डिग्री सेल्सियस पे वो एकदम से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। पहले -5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा और 0 होगा। 0 के बाद उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, 0 के बाद उसकी फेज चेंज होगी। यानी कि 0 होने के बाद सारा आइस किस में कन्वर्ट होगा? तुम कितनी हीट उसे देते रहो, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। सारा का सारा आइस पहले किस में कन्वर्ट होगा? यानी कि सारी की सारी सॉलिड फेज पहले लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर डाउन होना या इंक्रीज होना स्टार्ट होगा जब आप उसको हीट देंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनेगी आपके लिए? Required heat to convert 1 gram solid phase into liquid phase is known as latent heat of fusion. बट ये फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में कुछ नहीं करना, रिक्वायर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी भी एक प्रकार की हीट ही हुई, रिक्वायर्ड हीट भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा कोई डिफरेंट बात नहीं है। रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड फेज इनटू लिक्विड फेज। यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हल्का सा डिफरेंस है बस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 ग्राम है और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में 1 मोल है। समझ में आ रही बेटा बात? तो ऐसी अगर हम इस साइड आ जाएं, लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो पहली बात सुनना, ये सब होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि आपके पास कोई अगर लिक्विड है, वाटर है, जैसे आप उसको गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो 80 डिग्री सेल्सियस से 85 हुआ, 85 से 90, 90 से 95, वो बिल्कुल वेपर में अभी गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे 100 हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना कम हो जाएगा।
तो आप उसको जितनी हीट देंगे सब उसकी फेज चेंज कर देगी, फेज चेंज करने में काम आएगी, यानी कि जो उसकी लिक्विड फेज है उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करने लग जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि हम हीट दे तो रहे हैं बट टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो हीट इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो बॉन्ड है, उसको तोड़ने में काम आता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे? अगर मुझे बनाना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं इसको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब हम बात कर रहे हैं पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? व्हेन हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड फेज इनटू गैसियस फेज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है वो वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 किलो जूल पर मोल होती है, या इसी से कन्वर्ट होकर आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। फिजिक्स में आप इस तरीके से सीखेंगे और केमिस्ट्री में आप इस तरीके से सीखेंगे। फिर बात दोनों की एक ही है। जैसे आप सोच के बताओ, एक बात मैं आपको एक बात समझाता हूं कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि अगर आपको 1 ग्राम वाटर को, यदि आपको 1 ग्राम वाटर को वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसी से निकालनी है तो एक बात तो ये होना चाहिए कि भाई ग्राम ना हो, मोल हो। तो सोच के बताओ 1 मोल वाटर में कितने ग्राम होते हैं? आप मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 1 है, गिवन मास हमें पता निकालना, और मोलर मास वाटर का होता है 18। तो जो मास आ जाएगा निकल के 18 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होते हैं। तो अगर 1 ग्राम वाटर में 540 कैलोरी हीट लग रही है तो 18 ग्राम वाटर में कितनी लगेगी? 18 इंटू 540। अब इसकी यूनिट हो गई कैलोरी पर मोल। अब हमें क्या करना है? कैलोरी को कन्वर्ट करना है जूल में। तो 1 कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। 18 इंटू 540 इंटू 4.18। अब कैलोरी भी जूल में कन्वर्ट हो गई, तो अब इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ 40 के बाद और 3 डिजिट और आएंगी, जिसको हम राउंड फिगर में 40 किलो जूल पर मोल लिख लेंगे। किलो भी लगा देंगे, वो 3 पॉइंट को हटा के किलो जूल पर मोल लगा देंगे। 40 होगा या 42 होगा, इसी के अप्रॉक्स कुछ होगा, आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें क्या होती है, हीट हमारी चाहिए होती है, हमें एब्जॉर्ब होती है हीट। बट इनमें एक परेशानी क्या होती है कि हीट जब हम देते हैं तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना घटता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है कुछ देर के लिए। हम हीट दे तो रहे हैं बट पता कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सारा बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो इसका अब टेम्परेचर और इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, चाहे आप कितनी हीट दे दें। क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सारा का सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट आएगा, लिक्विड फेज में बदलेगा, उसके बाद ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और सेम कंडीशन वेपर के साथ भी होगी, लिक्विड वाले केस में भी होगी। इसलिए इनको बोलते हैं लेटेंट हीट भी बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ऐसी ऊष्मा जिसका पता नहीं चल रहा कहाँ गई, गुप्त है भैया, कुछ पता नहीं चल रहा, बट हमने तुम्हें बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। एक लेक्चर और बच्चों इसका बचा है, उसमें आपको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए आप इनको रिपीट करें, बार बार अच्छे से देखें वीडियो।